गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। बेटा आज हम लोग ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 11 जैव विविधता के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। जैव विविधता चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन और सूक्ष्म जीवों के बीच आपसी संबंधों की व्याख्या कीजिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप देख सकते हो। जैव विविधता जैविक विविधता का संक्षिप्त रूप है। सरल शब्दों में जैव विविधता किसी क्षेत्र के जिन प्रजातियों की कुल संख्या है। पौधे और जानवर जैव विविधता का केवल एक छोटा सा घटक है। तो क्वेश्चन क्या है कि जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। तो जैव विविधता की परिभाषा क्या हुई कि जैव विविधता जैविक विविधता का संक्षिप्त रूप है। जैव विविधता में पशु पक्षी और पेड़ पौधे सारे ही आते हैं। सरल शब्दों में जैव विविधता किसी क्षेत्र के जिन प्रजातियों की कुल संख्या है, यानी कि किसी क्षेत्र में कितनी तरह की प्रजातियां हैं पशुओं की और पेड़ पौधों की, उसकी कुल संख्या होती है। पौधे और जानवर जैव विविधता का केवल एक छोटा सा घटक है। उसके बाद उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन और सूक्ष्म जीवों के बीच आपसी संबंधों की व्याख्या की। आप यहाँ देख सकते हो, पैराग्राफ चेंज करके आपको आंसर लिखना है। प्राकृतिक वनस्पति हमें लकड़ी प्रदान करती है, मनुष्य और जानवरों को आश्रय देती है, हमारे द्वारा सांस ली जाने वाली ऑक्सीजन का उत्पादन करती है। वन्य जीवन में पशु पक्षी कीड़े सरीसृप के साथ साथ जलीय जीवन भी शामिल है। वे हमें दूध, मांस, खाल, ऊन उपलब्ध कराते हैं। सूक्ष्म जीव मृत जानवरों को खाने की अपनी क्षमता के कारण पारिस्थितिकी तंत्र के प्राकृतिक सफाईकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन और सूक्ष्म जीव आपस में जुड़े हुए हैं और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बेटा ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। इसमें एक नया शब्द आया है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति में आपको ये पता होना चाहिए कि प्राकृतिक वनस्पति क्या है। तो बेटा वैसे पेड़ पौधे जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप उग जाता है, उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। जो पेड़ पौधे हम अपने घर के गार्डन में लगाते हैं या पार्क में होता है, वो प्राकृतिक वनस्पति का पार्ट नहीं है। प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है, जंगलों में पाए जाते हैं, जो मनुष्य की सहायता के बिना उग जाते हों, वैसे पेड़ पौधों को हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की विशेषताओं और वितरण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप देख सकते हो, पॉइंट में मैंने आंसर लिखे हैं आपके लिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की विशेषता का वर्णन करना है। फर्स्ट पॉइंट है, इन वनों में पेड़ पूरे वर्ष हरे रहते हैं क्योंकि इस क्षेत्र की जलवायु पूरे वर्ष गर्म और आर्द्र रहती है। बेटा उष्णकटिबंधीय वन जो है वो भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, तो वहाँ सूर्य की रोशनी ज़्यादा पड़ने के कारण, सीधी पड़ने के कारण वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है और बारिश भी ज़्यादा होती है। इस कारण क्या होता है कि वहाँ पेड़ पौधे पूरे वर्ष हरे भरे रहते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, इन पेड़ों की पत्तियाँ किसी विशेष मौसम में नहीं गिरती। पतझड़ के मौसम में भी जो हम देखते हैं अपने साइड में, पतझड़ के मौसम में, उत्तर भारत में हम क्या देखते हैं, पतझड़ के मौसम में पेड़ों की पत्तियाँ 2 से 4 हफ्ते के लिए गिर जाती है। लेकिन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में क्या होता है कि यहाँ पेड़ पौधों की पत्तियाँ किसी भी विशेष मौसम में नहीं गिरती। 3 है, पॉइंट नंबर 3, यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, करीब करीब रोज़ ही यहाँ पे बारिश होती है। पॉइंट नंबर 4 है, पेड़ों की ऊंचाई 60 मीटर या उससे भी अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पेड़ बहुत ऊंचे और घने होते हैं। कहीं कहीं तो इतने ऊंचे और घने पेड़ होते हैं कि सूर्य की रोशनी ज़मीन तक भी नहीं पहुंच पाती। क्या है यहाँ पे पॉइंट, 60 मीटर से या उससे भी अधिक ऊंचे पेड़ होते हैं। पॉइंट नंबर 5 है, शीशम, आबनूस, महोगनी, रबर, बांस यहाँ पाए जाने वाले पेड़ों की महत्वपूर्ण प्रजातियाँ हैं। यानी कि यहाँ पाए जाने वाले पेड़ पौधे कौन से हैं, शीशम, आबनूस, महोगनी, रबर, बांस, ये यहाँ पे पाए जाते हैं पेड़ पौधे। इसमें एक पॉइंट बेटा आपको और याद रखना है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनकी लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, जो फर्नीचर बनाने में उपयोग की जाती है। अब हमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के वितरण को देखना है, यानी कि भारत के किन किन भागों में ये पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत में इस प्रकार की वनस्पति पश्चिमी घाट, असम के ऊपरी भागों और लक्षद्वीप,
अंडमान और निकोबार के भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था। अब एक क्वेश्चन नंबर 3, भारत में नम पर्णपाती वन और सूक्ष्म पर्णपाती वनों में अंतर किन्हीं 2 बिंदुओं में कीजिए। यानी कि भारत के नम्न पर्णपाती वन और सूक्ष्म पर्णपाती वनों के 2 अंतर लिखने हैं। ये रहा बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर। नम पर्णपाती वन, उसका पहला पॉइंट है नम्न पर्णपाती वन 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है ये मुख्य रूप से देश के पूर्वी हिस्सों, हिमालय की तलहटी के साथ उत्तर पूर्व राज्यों झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में वितरित होती है। नेक्स्ट है सूक्ष्म पर्णपाती वन। सूक्ष्म पर्णपाती वन 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के आंतरिक भागों और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, भारत में जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना के लिए 3 उद्देश्य बताइए। यानी कि भारत में जैव आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाया जाता है। तो बेटा जैव आरक्षित क्षेत्र पहले आपके लिए समझना जरूरी है। जैव आरक्षित क्षेत्र वो होता है कि जो जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के लिए आरक्षित किया जाता है, यानी कि मनुष्य वहाँ पर कोई हस्तक्षेप ना करे और इनका कोई नुकसान ना पहुँचा पाए। तो क्या है आपका क्वेश्चन कि जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना के उद्देश्य, यानी कि क्यों बनाए गए हैं जैव आरक्षित क्षेत्र। तो पहला पॉइंट क्या है, पौधे, जानवरों और सूक्ष्म जीवों के जीवन की विविधता और अखंडता का संरक्षण करना। यानी कि पौधे, जानवरों और सूक्ष्म जीवों के जीवन की विविधता, यानी कि अनेक तरह के जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनकी अखंडता का संरक्षण, यानी कि वो बने रहें हमेशा। आपको पता है कि बहुत सारे जीव जंतु हैं जो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं, तो ये विलुप्त ना हो इसलिए जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई है। पॉइंट नंबर 2 है क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल टिकाऊ जीवन को बढ़ावा देना। यानी कि इन क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल, यानी कि पर्यावरण, आपको पता है कि जीव जंतु और जो पेड़ पौधे होते हैं वो पर्यावरण अगर उनके अनुकूल होगा तभी वो जीवित रह पाएंगे। तो जैव आरक्षित क्षेत्रों में क्या है कि इनके अनुकूल जीवन को, टिकाऊ जीवन को बढ़ावा दिया जाता है पर्यावरण के अनुकूल। पॉइंट 3 है ऐसे क्षेत्रों के जीवन में पारिस्थितिकी संरक्षण जागरूकता को बढ़ावा देना है। यानी कि पारिस्थितिकी का मतलब होता है बेटा, पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है कि जहाँ पे सभी जीव जंतु एक दूसरे पे डिपेंड हों, एक दूसरे पे निर्भर होते हैं और एक दूसरे पे निर्भर होकर जीवन यापन करते हैं। तो जैव आरक्षित क्षेत्र के उद्देश्य क्या है कि ऐसे क्षेत्रों में जीवन में पारिस्थितिक संरक्षण जागरूकता को बढ़ावा देना, यानी कि लोगों को जागरूक किया जाए कि वो जानवरों का संरक्षण करें, पेड़ पौधों का संरक्षण करें। ये 3 पॉइंट हैं जैव आरक्षित क्षेत्र के, ये आपको लिख लेना है ऐसे ही पॉइंट में। क्वेश्चन नंबर 5 है जैव विविधता के नुकसान का मुख्य कारण क्या है, किन्हीं 4 कारणों को बताइए। अभी आपको जैव आरक्षित क्षेत्र के उद्देश्य बताया गया था। अब जैव विविधता का नुकसान, यानी कि जो हम जीव जंतु और पेड़ पौधों का नुकसान कर रहे हैं उसका मुख्य कारण क्या है, क्यों इनका नुकसान हो रहा है। तो आइए हम उसका आंसर देखते हैं। कोई 4 पॉइंट बताना था हमें। फर्स्ट पॉइंट है बढ़ती जनसंख्या और बदलती जीवन शैली के कारण प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान हो रहा है। बेटा जो जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है ये बहुत ज़्यादा नुकसान का कारण है। ये पर्यावरण में प्रदूषण का भी कारण है और जैव विविधता के भी नुकसान का कारण है। आपको पता है अभी मैंने आपको प्राकृतिक वनस्पति बताया था कि प्राकृतिक वनस्पति जंगलों में पाए जाते हैं जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप ही उग जाता है, उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। और जैव विविधता यानी कि जो अनेक तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो अपने आप पर्यावरण और प्रकृति के बीच रहते हैं, वो मनुष्य के बीच नहीं रह सकते और उनका घर जंगल ही होता है। तो अगर जनसंख्या बढ़ रही है इस कारण हम जंगलों को काट रहे हैं फसल उपजाने के लिए, कृषि के लिए, रहने के लिए या फिर उद्योग स्थापित करने के लिए, और इसके कारण क्या होता है कि जैव विविधता का नुकसान होता है। दूसरा है प्रदूषण। प्रदूषण के कारण जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका नुकसान हो रहा है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण है वहाँ पे पेड़ पौधे भी जीवित नहीं रह पाते और ना ही जीव जंतु जीवित रह पाते हैं। और प्रदूषण का भी मुख्य कारण जनसंख्या में वृद्धि ही है। तीसरा पॉइंट है व्यक्तिगत प्रजातियों का विलुप्त होना। अब जो जैव विविधता है उसमें जो बहुत सारे प्रजाति हैं वो विलुप्त हो रहे हैं। इसका कारण क्या है कि हम पेड़ पौधों को काटते हैं। उनका जो घर है अगर हमें अपने घर से निकाल दिया जाए तो हम कितने दिन रह पाएंगे।
कहीं ना कहीं तो रहने की जगह चाहिए, तो उनका घर जो है उसको सीमित किया जा रहा है। तो वो सीमित करने के कारण क्या हुआ है, उन प्रजातियों का नुकसान हो रहा है। फिर है जलवायु परिवर्तन। हर कोई एक मतलब जिस जलवायु में रह रहा है उसी जलवायु में रहना पसंद करता है और हमारा शरीर उस जलवायु के अनुसार ढल जाता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण और प्रदूषण के कारण जलवायु में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। बारिश होती है तो बारिश ही होती रहती है, ठंड पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी हो रही है तो बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या है कि जीव जंतुओं और पशु पक्षियों को नुकसान, जीव जंतु पशु पक्षी और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंच रहा है और इससे मनुष्य को भी नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपयुक्त कारणों के साथ प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन और सूक्ष्म जीवों के संरक्षण के लिए आवश्यकता की पुष्टि कीजिए। यानी कि हमें प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन और सूक्ष्म जीवों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, प्रकृति में भोजन, पानी, आश्रय और फाइबर के लिए जैव विविधता पृथ्वी पर हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है। कोई एक घटक बाधित होता है तो जैव विविधता के अन्य घटकों पर इसका कई प्रभाव पड़ेगा। तो बेटा प्रकृति में भोजन, पानी, आश्रय और फाइबर यानी कि सही प्रकार के भोजन के लिए जैव विविधता पृथ्वी पर बहुत ही ज़रूरी है हमारे अस्तित्व के लिए, मनुष्य के अस्तित्व के लिए। आप सोच सकते हो कि पृथ्वी पर अगर पेड़ पौधे ना हो, पशु पक्षी ना हो, तो क्या मनुष्य अकेला जीवित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो इन सभी का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई एक भी घटक बाधित होता है यानी कि कोई एक भी चीज़ बाधित होता है तो जैव विविधता के अन्य घटकों पर इसका कई प्रभाव पड़ता है। तो जैव विविधता के जो दूसरे जीव जंतु या पशु पक्षी हैं उस पर इनका कई तरीके से प्रभाव पड़ता है। अब मान लो सारे पेड़ पौधे खत्म हो जाएं तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जिससे मनुष्य भी मर सकते हैं और जीव जंतु भी का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा, पूरी पृथ्वी का ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए बेटा चैप्टर के बीच में भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या है इसमें, देखो 11.11 पेज नंबर 235 पे है। इसमें क्या है, जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए आधार है। किन्हीं दो कारणों से इस कथन की पुष्टि कीजिए। आंसर देखो यहाँ पे है, जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए आधार है क्योंकि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, जो भोजन, पानी, फाइबर, ईंधन आदि जिसमें सम्मिलित है और जलवायु और रोगों को नियंत्रित करता है। यानी कि जैव विविधता क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे भोजन, पानी, फाइबर, ईंधन आदि इसमें सम्मिलित हैं और जलवायु और रोगों को नियंत्रित करता है। अगर जलवायु में परिवर्तन होता रहेगा और हमें सही प्रकार शुद्ध पानी, भोजन और फाइबर युक्त भोजन ना मिलेगा तो फिर हम रोगों से ग्रसित हो जाएंगे। बेटा 11.2 में क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को सदाबहार वन क्यों कहा जाता है? 30 शब्दों में व्याख्या करें। अभी मैंने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की विशेषता लिखवाई थी आपको। अब इनको वर्षा वन, सदाबहार वन क्यों कहा जाता है वो देखते हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। देखो इसके आंसर में क्या है, इन वनों के सभी पेड़ हमेशा वर्ष भर हरे रहते हैं। इस क्षेत्र की जलवायु वर्ष भर गर्म और आर्द्र रहती है। पेड़ों के पत्तों किसी विशेष मौसम में झड़ते नहीं हैं, इसलिए वे सदाबहार वन कहलाते हैं। सदाबहार का मतलब होता है जहाँ पे हमेशा ही बहार हो, जो हमेशा हरा भरा रहे। तो यही है कि इस वन के पत्ते किसी भी मौसम में नहीं झड़ते, इसलिए क्या है वो हमेशा हरा भरा रहता है और इसे सदाबहार वन कहते हैं। इसके आंसर को आप पॉइंट में लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ डाल सकते हैं, इन वनों के पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे रहते हैं। ये सेकंड पॉइंट कर सकते हैं, इस क्षेत्र की जलवायु वर्ष भर गर्म और आर्द्र रहती है। तीसरा पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हैं, इन पेड़ों के पत्ते किसी विशेष मौसम में नहीं झड़ते हैं। तो 3 पॉइंट आप इसमें आराम से लिख सकते हैं। पॉइंट में लिखो 1 2 3 डाल के, तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है और एग्जामिनर को चेक करने में भी अच्छा लगता है। बेटा क्वेश्चन के बीच में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। अब देख लो 11.3 में है, आर्द्र भूमि को परिभाषित करें। आर्द्रता का मतलब होता है कि जहाँ पे हमेशा नमी बनी रहती है। आर्द्र भूमि एक ऐसा भूमि क्षेत्र है
जिसकी मिट्टी नमी के साथ या तो स्थायी रूप से या मौसम संतृप्त होती है, यानी कि मौसम के कारण होती है। ऐसे क्षेत्रों में पानी के उथले तालाब द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से घिरा रहता है। यानी कि आर्द्र भूमि में क्या होता है, हमेशा नमी बनी रहती है और ये पानी के तालाब के द्वारा आंशिक रूप से, मतलब छोटे छोटे तालाब होते हैं, कहीं कहीं होते हैं, या पूरी तरह से घिरा रहता है, उसे हम आर्द्र भूमि कहते हैं। 11.3 में ही है नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अपने आसपास के जैव विविधता की रक्षा के लिए किसी 3 प्रयासों की सूची बनाइए। यानी कि आप अपने आसपास जैव विविधता की रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं। तो बेटा आपको खुद एक बार सोचिए कि जो जीव जंतु और पशु पक्षियों की रक्षा आप किस प्रकार कर सकते हैं। देखो यहाँ पे पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, पेड़ के काटने पर रोक। यानी कि हम पेड़ के काटने पर रोक लगा सकते हैं। कोई अगर पेड़ काट रहा है तो उसे हम रोक सकते हैं कि आप पेड़ों को मत काटें। जो वृक्ष हरे भरे हैं उसे बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, वृक्षारोपण। हम वृक्षारोपण कर सकते हैं। आप अपने छत पे, बालकनी में छोटे छोटे पौधे भी लगा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है सभी जानवरों की रक्षा। जानवरों की रक्षा करनी चाहिए हमें। फोर्थ पॉइंट है घायल पक्षियों या पशुओं के लिए अस्पताल की स्थापना करवानी चाहिए सरकार के द्वारा। और अगर कोई पशु पक्षी हमें घायल दिखे तो उन्हें अस्पताल में छोड़ आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कचरा को ना फेंकना। कचरा को फेंकने से भी उसमें बहुत सारी ऐसी गंदगी होती है, जैसे कि हम प्लास्टिक में कुछ डालकर फेंक देते हैं और जो जीव जंतु हैं वो उन खाने वाली चीज़ों के साथ प्लास्टिक भी खा जाते हैं, जिन कारण उनका नुकसान होता है। तो हमें कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। लास्ट पॉइंट है पर्यावरण प्रदूषण को रोकना। तो बेटा पर्यावरण प्रदूषण को रोकना हमारे हाथ में है, हम बिल्कुल रोक सकते हैं। हम अपने आसपास प्रदूषण ना फैलाएं, गंदगी ना फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पेड़ों को काटने से रोकें और जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। तो इस प्रकार हम जैव विविधता की रक्षा कर सकते हैं। और अगर हम खुद से शुरू करेंगे तभी ये काम हो पाएगा। तो बेटा ये चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चन आंसर थे जो पूरे हो गए हैं। आपको इन्हें समझना है, किसी भी क्वेश्चन आंसर को रटने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं क्वेश्चन के आंसर आपसे डिस्कस करती हूँ, आपको पढ़ के सुनाती हूँ, समझाती हूँ, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। इसको रटना नहीं है, समझना है। और एक बार अगर आप समझ के याद करोगे तो वो हमेशा याद रहती है चीज़ें। ओके बेटा, बाय। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक कर दें। फिर और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं।